Hello dear student, this is Avinash Kishore. Your avian sir is present with the 4th September second shift JEE main solution. Okay? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई है उससे हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, एक भी ऑप्शन मैच नहीं करने वाला. ठीक है, इन्होंने मिस्टेक किया है एनटीए ने, जो भी इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश किया है. देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है सर्कुलर कॉइल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 kg/m² अराउंड एनी डायमीटर के अलॉन्ग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है एंड इज कैरिंग अ करंट टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इतना. ठीक है, तो करंट भी फ्लो कर रहा है. द कॉइल इज केप्ट इनिशियली इन वर्टिकल पोजिशन. तो चलो कॉइल को मैंने वर्टिकल पोजिशन में रख दिया. ऐसे मान लो ये कॉइल है, ऐसे रख दिया, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आएगी? अगर आप करंट फ्लो करा दें इस तरह से तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया. ठीक, एंड इट कैन फ्रीली रोटेट अराउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये लिखा हुआ है. ठीक है, व्हेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला इज अप्लाइड अलोंग वर्टिकल, तो वर्टिकल के अलोंग आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दो. ऐसे चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये बी वेक्टर हो गया. ठीक है, 4 टेस्ला द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल अक्वायर्स आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री विल बी. तो अगर ये 60 डिग्री रोटेट करता है, अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या एंगल है? 90 डिग्री है. तो इनिशियल एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, फाइनल एंगल देखते हैं. तो फाइनल एंगल जब ये रोटेट हो जाएगा, ऐसे 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री रह जाएगा. यही मिस्टेक हो गया, उन्होंने 60 डिग्री मान के सॉल्व कर लिया है. ठीक, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -m.b होता है ये. तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ये लगाना पड़ेगा आपको. ठीक, इनिशियल कितना है? 90 डिग्री है, तो ये cos 90 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं चल रहा था, ये भी 0 हो गया, कोई एंगुलर वेलोसिटी है नहीं. फाइनल कितना एंगल होगा? यहाँ मिस्टेक हुआ उनसे, उन्होंने cos 60 ले लिया. cos 60 लोगे तो फिर आंसर मैच हो जाएगा एनटीए से, पर cos 30 होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ना कि कॉइल कितना एंगल रोटेट हुआ. तो कॉइल रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से वो 30 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री नहीं बना रहा. ठीक है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक, तो वैल्यू यहाँ रख दो, mb cos 30 इज √3/2 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ और हाफ कैंसिल हो गए, वैल्यूज रख दोगे तो ऑप्शन मैच नहीं करने वाला कोई सा भी. ठीक है, तो m और b सारे वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर. तो m कितना है? 0.8 mb लिखा हुआ है ना, तो ये है 20 है, और 4 दिया हो गया है b की वैल्यू. ठीक, डिवाइडेड बाय i कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 ये दिया गया. ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ क्या है? रूट है, तो √3 रहेगा अंदर. ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये 2, ये 100 हो गया. ठीक, तो 10 √3 मतलब 10 3 के पावर में 1/4, ये होना चाहिए आंसर, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है. ठीक, तो बस मिस्टेक है कि 30 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में क्या है? अ पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस. ठीक है, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. ठीक है ना, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. Thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 Newton. ठीक है, the total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? by the person की बात हो रही है. ठीक है ना, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है. फ्रिक्शन भी इसमें है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन भी आएगा. ठीक है, नो डाउट.
बट ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो क्यों ना मैं इसकी बात को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना लेता हूँ। वर्क डन निकालना है, तो कितना न्यूटन लगा रहा है वो 200 न्यूटन, और वो कांस्टेंट लगाया, ठीक है। उसके बाद लीनियरली फॉल किया और पहुंच गया कितना 100 न्यूटन, ठीक है। कब तक, जब तक डिस्टेंस 30 मीटर ना हो गया हो। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर, और ये है 30 मीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा वर्क डन, कितना आसान हो गया। तो वर्क डन ऊपर वाला का एरिया कितना है, ट्रेपीजियम का एरिया है, और नीचे का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। दोनों का एरिया जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाता है ऊपर आ जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना है 30 इंटू 100, ये 100 है और ये 30 है, ठीक है। तो 30 इंटू 100 दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 5250 जूल, ठीक। तो ये है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में प्रोसेस और कंडीशन गिवन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बहुत ही आसान है, ये देख लो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। तो आपको पता है कि एडियाबैटिक में क्या होता है डेल्टा क्यू 0, और क्या गिवन है आइसोथर्मल में क्या होता है डेल्टा यू 0, ठीक है। और क्या गिवन है आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा पी डी वी का, तो ये 0 हो जाएगा। तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0, और आइसोबारिक में क्या होगा, कुछ भी 0 नहीं होगी क्योंकि वो उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में ड्राइवर ऑफ अ बस अप्रोचिंग अ बिग वॉल नोटिसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज बस हॉर्न चेंजेस फ्रॉम 420 टू 490, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल गिवन है, बताना व्हाट इज द स्पीड of the bus if the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे समझ लो कि ये सोर्स है, ठीक है, इसने साउंड प्रोड्यूस किया, और ये वॉल है। तो वॉल अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी f0 लेके चल रहे हो, जो कि गिवन है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो f0 लेके चल रहे हैं, तो इसको कितना रिसीव हुआ mw ले लेते हैं। इसको रिसीव क्या होगा, ये खुद इधर जा रहा है, कितने से, स्पीड ऑफ कार ले लेते हैं, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड को vs ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें सोर्स मूविंग है और जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है, ठीक है। तो सोर्स कहां पर होगा, नीचे, तो इसको लिखोगे v माइनस vs, बड़ा कौन है साउंड, तो v माइनस v इंटू f0, ये हो गया। अब देखो इसमें स्पीड गिवन है 330, तो मैं लिख ही देता हूँ 330 माइनस 330 बाई माइनस vs इंटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल मतलब इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है तो वो कितना है 420 है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी तो वॉल ने रिसीव किया। अब वॉल बन जाएगा सोर्स, अब सोर्स फिर निकालेगा फ्रीक्वेंसी, फिर से अपेरेंट चेंज होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड होगी इसको, वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर अब मूविंग है और सोर्स रेस्ट पर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 330 प्लस v बाई 330, ओके, इंटू, लेकिन यहाँ FW लेना पड़ेगा कि ये आपका सोर्स हो गया। तो इसको अगर यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो f डैश आपको गिवन है कि कितना गिवन है बता दो, 490 उसको मिल रहा है, ठीक है, इंटू दिस 330 प्लस v बाई 330 इंटू FW क्या है ये 330 बाई 330 माइनस v इंटू इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी 420, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और इसको इधर भेज दो, तो 49 बाई 42, तो 7 7 जा 7 6 जा, और इधर क्या हो गया 330v बाई 330 माइनस v, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो v का आंसर आ जाता है मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 25.2 मीटर पर सेकंड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो ये आ जाता है 91 किलोमीटर पर आवर।
ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक। एक बार देख लो फिर से, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या हो रहा है। ये जो साउंड निकल रहा है ना, वो वॉल के पास पहुंच रहा है, फिर वॉल नया सोर्स बन रहा है, वो इसको एमिट कर रहा है। तो मैंने एक बार लगा दिया स्टेशनरी ऑब्जर्वर, फिर एक बार लगा दिया स्टेशनरी सोर्स, ठीक है ना, ऑब्जर्वर मूविंग वाला, बट ये अपेरेंटली इसको पहुंचता है, बस 2 बार करना होता है और क्या, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखो क्या है, थोड़ी सी यहाँ मैथमेटिक्स है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें गिवन है स्मॉल बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड, द बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स mk v स्क्वायर, v इज द स्पीड, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल अटेन्ड्स इज। देखो जब आप इस किसी बॉल को फेंकेंगे यहाँ से, तो ऐसे जाकर ये मैक्सिमम हाइट जब पहुँचता है तो यहाँ इसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो मैं किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पर स्टडी कर लेता हूँ, इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और इधर mk v² लग रहा है, अगर इसकी स्पीड u ऊपर है तो, ठीक है। इस समय v है तो इसको v ले लेता हूँ, करेक्ट। अब इसी के कारण आपको एक्सेलरेशन में यानी कि रिटार्डेशन मिलेगा, तो आप लिखोगे नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो ये रेजिस्टिव है, इसको नीचे ऊपर में पॉजिटिव ले लेता हूँ इसके डायरेक्शन को, तो माइनस दोनों में हो जाएंगे, और a को क्या लिखोगे, v dv बाई ds लिखोगे, ठीक है, ये लगाएंगे। क्यों, a इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, v dv बाई ds लिख दिया, ठीक है। यहाँ से mm कैंसिल हो गए। अब क्या करोगे, यहाँ v dv एक साथ हो गए, ये ds हो गया, ओके। तो आपको ds निकालना है, तो ये सारे टर्म को नीचे ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया v ds इक्वल्स टू v dv अपॉन, ये माइनस है इसके साथ, तो ऊपर माइनस रख लो, ऐसे रख लो माइनस, इसको माइनस ऊपर ले गया मैं, तो g प्लस के वी स्क्वायर, ये हो गया। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ओके, इंटीग्रेट करना है। कैसे, जब v की वैल्यू 0 थी उस समय डिस्प्लेसमेंट नहीं 0 नहीं था, आपने v वेलोसिटी से फेंका है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई उस समय आपको h मैक्स निकालना है, ठीक है। ये लिमिट लगाना है, आपने v वेलोसिटी से फेंका है और फाइनली वो 0 हो जाना चाहिए, उस समय हाइट आपको बताना है। अब यहाँ पे बस आपको मैथमेटिक्स ध्यान देना है कि इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है, देखिए ध्यान से, ये हो गया x dx बाई a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब लॉग ही आएगा इसका आंसर। तो इसकी आप इंटीग्रेशन करने के बाद जब वैल्यू रखोगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, तो 1/2 लॉग g प्लस के यू स्क्वायर, यू वी जो भी लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, तो v लिखोगे, ओके, बाई जी आई। लिमिट रखोगे ना, ये लिमिट भी रखोगे, तो एक टाइम 0 होगा, फिर वो माइनस होगा, तो ओवरऑल ऐसा बन जाएगा। तो ये आ गया h। क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको माइनस का भी यूज़ किया और इसकी लिमिट भी लगा दी, ठीक। अब इसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस लिखा हुआ है, तो इनको g से डिवाइड कर दो दोनों को, तो g से डिवाइड करने के बाद ऑप्शन नंबर आ जाता है आपका 2। सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें बस करना क्या था, ये मैं इसकी इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, बस मैं इसको करके नहीं दिखा रहा कैसे आ रहा है, ये आपको आना चाहिए, आप इंटीग्रेशन सीख के आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, कंसीडर 2 यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस, रेडिया इनका आर है कि अल्फा आर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, तो रेडियस के टर्म्स में आपको बताना है कि क्या होगा, अल्फा जो इसमें दिया हुआ है, तो r1 कितना दिया गया है, r1 है r, और r2 कितना दिया गया है, अल्फा r, ठीक है। तो देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² बाई 2, mr² बाई 2। अब आपको रेडियस के टर्म में इसको डिस्कस करना है, तो रेडियस के टर्म में करना है, लेकिन मास के अंदर भी रेडियस होगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू
मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्क का एरिया ले लिए पाई आर स्क्वायर और थिकनेस ले लिए टी इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो सारी टर्म कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर के पावर में 4 के प्रोपोर्शनल है। ये मिस्टेक होता है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ देखो 4 भी दिया गया एक ऑप्शन में, तो वो मिस्टेक होगा आपको, क्योंकि मास के अंदर भी रेडियस आएगा ना, कैसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू आर के पावर में 4। बस अब हो गया, अब क्या करना था, इसमें आपको I1 बाई I2 निकालना है, I1 बाई I2 गिवन है, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R1 बाई R2 के पावर में 4, तो ये 1 बाई 16 है और ये R बाई अल्फा R हो गया के पावर में 4, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो पावर इसका क्यूब रूट 4th रूट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 टू पावर 4 ही होता है 16, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में आपको बताना है कि LR सर्किट गिवन है जिसकी EMF कनेक्टेड है और लिखा हुआ है देन द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रीचेज टू 1 बाई n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होता है, हाफ L I स्क्वायर, तो एनर्जी कितना टाइम्स हो जाना है, 1 बाई n टाइम्स हो जाना है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, तो फिर आप अगर एनर्जी 1 बाई n कर रहे हो तो करंट कितना टाइम्स हो रहा है, तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू रूट I रूट U, तो वो 1 बाई n टाइम्स हो रहा है, तो करंट किसी भी टाइम पे क्या होता है, करंट होता है I0 1 माइनस E के पावर में T बाई टाउ, टाउ हो गया L बाई R, है ना, तो RT बाई L, ये हो गया। अब इसमें जब आप सॉल्व करते हैं इसको तो आपको बस करंट चाहिए होता है, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है 1 बाई n टाइम्स हो गया, तो क्या आप इसको भी कह सकते हो कि ये I0 बाई रूट n टाइम्स हो गया होगा इंटू I0 1 माइनस E के पावर में RT बाई L, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, तो 1 बाई रूट n हो गया। अब दोनों साइड क्या ले लो, ln ले लो, है ना, 1 बाई रूट n है, तो टेकिंग ln, या इसको रीअरेंज करें थोड़ा ठीक से, तो ये E के पावर में माइनस RT बाई L है, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट n, तो अगर log दोनों साइड ले लो तो यहाँ से t निकाल सकते हो आप, तो टेकिंग log ln बोथ साइड्स, फिर इसको रीअरेंज करोगे तो आंसर आ जाता है आपका t इज इक्वल्स टू ln रूट n बाई रूट n माइनस 1 अंदर में, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा L बाई R, ऐसा आ जाता है। आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 x प्लस y साइन kz माइनस ओमेगा टी, इस तरह गिवन है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ओके, दिस इज इक्वल्स टू एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर है, किधर मूव कर रहा है, तो ये डिनोट करता है, तो किधर मूव कर रहा है ये, z डायरेक्शन की तरफ। तो आपका क्या काम है यहाँ पे, k कैप इक्वल्स टू, अब इसकी डायरेक्शन किधर है, E वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ से निकल के आएगी, तो इसके लिए आपको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा इसके अलावा, तो I कैप j कैप को डिवाइड करना होगा इसके मैग्नीट्यूड से, √2 को क्रॉस करना है इससे, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, A1 I कैप प्लस B1 J कैप
प्लस C1 के कैप, ऐसे कर लो। और आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ठीक। तो इसको आप क्रॉस करके फिर आप दोनों साइड कंपेयर अगर करोगे तो इसका आंसर आ जाता है b माइनस आई प्लस जे बाई √2। मतलब आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है b वेक्टर जिसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो k आ जाए, तो वो क्या होगा। तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं ऑप्शंस को देखकर। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि जिसमें से क्वेश्चन ऑप्शन बना हुआ है उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे x और y में चेंज आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, बस। तो ये ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ, b वेक्टर इज ई नॉट बाई सी, इसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, b निकालना है। तो b वेक्टर इज ई नॉट बाई सी, ओके, साइन, इसमें डायरेक्शन आ जाएगा माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऐसे इसको करना है। तो क्या किया मैंने, इसको यूज कर दिया बस, और यहाँ से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यूज किया कि वो किधर है, के कैप के डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ये के नहीं लिखा मैंने, ये लिखा है ये वाला z। तो z है तो यूनिट वेक्टर उसके अलॉन्ग डिफाइन किया और इसकी भी यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने, करेक्ट। उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ क्यूब ऑफ मेटल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 4 गॉज पास्कल, द परसेंटेज चेंज इन द साइड्स ऑफ द क्यूब इज क्लोज टू, ठीक है। इसमें गिवन है कि बल्क मॉडुलस आपको क्या लेना है, 8 × 10⁸ पास्कल, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी बाय वी, ये होता है, ठीक है। तो इससे आपको निकालना है, मैं ये निकालना चाहता हूँ डेल्टा वी बाय वी, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ। तो वॉल्यूम से लेंथ को रिलेट किया जा सकता है। तो डेल्टा वी बाय वी क्या हुआ, डेल्टा वी बाय वी माइनस डेल्टा पी बाय बी हो गया, ठीक है। अब सुनो, वॉल्यूम क्यूब उससे कैसे रिलेटेड है, एल क्यूब। तो अगर इसमें परसेंट एरर का कंसेप्ट लगाओ तो क्या आ जाएगा, 3 डेल्टा एल बाई एल। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 3 डेल्टा एल बाई एल इज मैग्नीट्यूड, इसका ले लो चलो। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो डेल्टा पी बाई वी, ठीक। 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बस ये कहना चाह रहा था मैं इसमें, ठीक है। तो P और B का वैल्यू इसको डाल दो और परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है, परसेंटेज भी निकालना है। तो ये 3 आके पहले तो डिवाइड होगा 1/3 डेल्टा P बाई B, ओके, इंटू 100% करना पड़ेगा, तब जाके परसेंटेज चेंज आएगा। तो सारे वैल्यूज पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 1.67, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि एक पैरामैग्नेटिक सैंपल है जिसकी मैग्नेटाइजेशन 6 एम्पियर पर मीटर दिया हो गया है, जब एक्सटर्नल फील्ड 0.4 टेस्ला में रखा जाता है और टेम्परेचर गिवन है। तो आपको बताना है कि जब 24 केल्विन होगा तो उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए एक फॉर्मूला कि एक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है बी एक्सटर्नल बाई टी, है ना। ये क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है, वो काई होता है, मैंने इसे कांस्टेंट रख रखा है। तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लो। तो ये कितना गिवन है 6, और ये मुझे नहीं पता, और ये कितना है 0.4 बाई टेम्परेचर इस 4 केल्विन। तो इससे C की वैल्यू क्या आई, C की वैल्यू आ गई 60, ठीक है, 60 आ गई। अब इसको फिर से आप सेकेंड केस में डाल दो। सेकेंड केस में m इज इक्वल्स टू क्या होगा, C इंटू बी एक्सटर्नल बाई टी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा है 24, और ये भी चेंज है। तो इसको लिखोगे 60 इंटू 0.3 बाई 24 केल्विन, ठीक है, वैल्यू डाल दो।
तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये डेसिमल 4 चला गया, इससे 0 कैंसिल, तो 18 और 24 है, ठीक है। तो ये हो जाता है 3/4 0.75 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ऐसे करना था। तो इसमें पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, फिर उसमें पुट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, बॉडी इज मूविंग इन अ लो सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक। तो आपको बताना है रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैन बी टेकन एज सेम एज रेडियस इटसेल्फ, मतलब नियर अर्थ या नियर प्लैनेट सैटेलाइट है कोई, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ दिस बॉडी then the ratio of speed of the body in the orbit to the escape velocity is, तो escape velocity और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √gm/r, तो r इसकी वही रेडियस हो जाएगी। और एस्केप वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, √2gm/r, बस इनका रेशियो निकाल लेना है ना। तो ऑर्बिटल बाई वही निकालना था, और ऑर्बिट टू एस्केप वेलोसिटी, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा रेशियो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 4th, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो E0 1 - ax², ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 एट इनिशियल पोजिशन एंड फ्रॉम द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी 0 है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाला है। तो मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और फाइनल भी 0, तो ये पूरे को 0 मान सकते हैं, इसका मतलब वर्क डन इज 0। तो वर्क डन में फोर्स क्या लगेगा उसको, क्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है नहीं है, वेरिएबल है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा छोटे छोटे में। तो E.dx इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब Q और E0, Q और E0 ये कांस्टेंट है, बाहर आ गए, 1 - ax² dx। तो x इक्वल्स टू 0 और x पे निकालना है आपको, 0 पे 0 था, x पे निकालना, तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब केवल यही इंटीग्रेशन रह गया। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो dx और x का इंटीग्रेशन x आ गया, माइनस ये बन गया x³/3 इक्वल्स टू 0। लिमिट भी रख दिया मैंने साथ साथ। इसमें से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेने से क्या आएगा 1 - ax²/3 इक्वल्स टू 0। तो एक हो गया x इक्वल्स टू 0, एक हो गया x 1 - दिस इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, इधर आ जाएगा 1, ये चला गया, इधर आ गया 1, और फिर ax²/3 इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 3/a का अंडर रूट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो √3/a पे भी 0 होगा, बेसिकली केवल इंटीग्रेशन था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में काइनेटिक एनर्जी को 0 पुट करके करना था काम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। कैपेसिटर C is fully charged with voltage V0. After disconnecting the voltage source, it is connected parallel with another uncharged capacitor C/2. अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक कैपेसिटर है C और उसको चार्ज किससे किया गया है, V0 से, ये C है। और इसको बाद में फिर क्या किया गया, इसको पैरेलल लगा दिया गया है ना। तो इनिशियल चार्ज कितना है निकालना, क्या इसमें एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, हीट लॉस क्या होता है, हीट लॉस होता है हाफ C1C2/C1 + C2 इंटू V0², ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 × C2, C × C/2 हाफ, ठीक है, C + C/2 इंटू V0², ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 3/2, 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। और ऊपर क्या है
सी स्क्वायर बाई 2 और ये है 3। समझ में आया कैसे? ये 2 और 2 कैंसिल हो चुके हैं, ओके, इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो ये सी और ये सी भी कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या हो गया 1/6 सी वी नॉट स्क्वायर, 1/6 सी वी नॉट स्क्वायर। अब इसमें आंसर में मिस्टेक है, इन्होंने दे रखा है 1/4 सी वी नॉट स्क्वायर, वो नहीं होगा, 1/6 होगा, हो सकता है करेक्शन हो जाए, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, इसका मतलब आप बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद उसके मास नंबर से डिवाइड करोगे, तब जाके आंसर आपको सही आएगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में मास गिवन है दोनों के, तो आपको सिंपल लिखना है बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल एम सी स्क्वायर, ठीक है। डेल एम क्या क्या दे रखा है वो निकाल लेते हैं। तो इसको डेल एम सी स्क्वायर को जब आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है एक नंबर आ जाता है डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस डेल्टा एम निकालना है, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलो डेल्टा एम क्या दे रखा है, इसमें मास गिवन है तो 50 इंटू 1.00783, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है इसमें डेसिमल वाले क्वेश्चंस में। उसके बाद इसमें करना है 70 इंटू 1.00867, ठीक है, माइनस 119, ये हो गया आपका रिएक्टेंट वाला 902199, ठीक है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास में जो चेंज आया, ठीक है। तो इनिशियल जो है, इनिशियल न्यूक्लियस का मास और फाइनल जो बना है उससे डिफरेंस डेल्टा एम आता है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, इससे मल्टीप्लाई कर लेना है 931 से। तो इस पूरे को आपको करना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन है टीडीएस, पर क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से ही करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, फिर बाद में 931 आ रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर जो आता है वो निकल के आता है बाइंडिंग एनर्जी इज 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है ना, तो ये आ जाता है 1046 के आसपास, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 1046। लेकिन पर न्यूक्लियन निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसके लिए क्या करोगे 1046 को डिवाइड कर देना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, कितने इसके न्यूक्लियस में कौन कौन है, यानी कि मास नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। तो 120 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में लिखा है कि A to C करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। I1 करंट बताना है कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो इस सर्किट को पहले ठीक तरीके से ऑब्जर्व करो, यहाँ से ये दो निकल रहे हैं ऐसे, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से ओवरलैपिंग है, इसका मतलब ये ऊपर से जा रहा है ऐसे। तो इनको अगर देखो, जो 1 2 3 4 और ये वाला एक इक्विवेलेंट 5, तो जब भी 5 रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी वैल्यूज गिवन है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन अराइज हो सकता है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो देखते हैं इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो यस ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है 5 वाली सारी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इसके इक्विवेलेंट में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 2 ओम ऐसे जाएगा, इधर 2 ओम, और ऊपर से ऐसे जा रहा होगा 4 ओम वाला 2, तो दोनों ये सीरीज में आ गए, ओके। फिर ये भी यहाँ पर जो है 2 वाले ये ऐसे हो जाएंगे। तो आपका इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये दोनों 4 और 4 आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये 4 4 8 हो गया, और ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब आपको करंट किस में निकालना है, इसमें निकालना है, कितना करंट होगा। तो 3 पैरेलल हो गए, तो इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 4। तो आपको पैरेलल में डिवाइड करना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होगा, कितना हो जाएगा 8
8 वोल्ट और इसमें आ जाएगा 8 ओम, ठीक है। तो इसके अक्रॉस करंट के कितना आ जाएगा 8/8 दैट इज 1 एम्पियर, खत्म, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन 1 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है। तो बस इसमें समझना क्या था कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है लेकिन कौन सा हटाओगे ये समझना है, 5 वाला हटाएंगे कि 4 वाला हटाएंगे। तो हमेशा इसके ब्रांच से जो सीधा जाता है ना वही हटता है, ये नहीं हटता है, ओके। तो इसको हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। 2 आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल वेसल आर केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड ईच कंटेन्स द सेम लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी। देखो कंटेनर सेम है, डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो इनिशियल उनकी हाइट अलग अलग थी, तो मैं डायग्राम से बना लेता हूँ, चलो ऐसे। यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ है और इसमें लिक्विड की जो हाइट है वो अलग अलग है दोनों की, ओके। अब इसमें क्या है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे लिक्विड मान लो ये x1 है ना, और इधर लिक्विड x2 है, ये x2 है, ये x1 है, ठीक है। डेंसिटी दोनों का सेम है, ये इनिशियल है, u इनिशियल मतलब इनिशियल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगी वही एनर्जी में चेंज आएगा। इसमें पूछा गया है कि व्हेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम न्यू हाइट व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी चेंज विल बी पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके सेंटर मास पे होगी। तो इस पर मास कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। ये क्या बना, मास। कैसे बना, एरिया इंटू हाइट हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, तो हो गया mgh, h क्या हो गया x1/2 प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो सेम वही ds इंटू x2 लोगे इस बार। ये वॉल्यूम हो गया इस पे जितना ऑक्युपाइड है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। तो ये हो गया आपका mgh, h क्या लेंगे x2/2 है ना। इसके सेंटर मास पे लोगे ना, इसका सेंटर मास इसके हाइट पर होगा, आधे पे होगा, ये हो गया। u इनिशियल आ गया। अब u फाइनल की बारी। फाइनल देखो क्या होगा, फाइनल इनकी हाइट जो है वो बराबर हो जाएगी, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। तो मैं येलो कलर से बना देता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो ये हो गया फाइनल हाइट, ऐसे फाइनल हाइट हो गया, ठीक है। तो फाइनल हाइट निकालेंगे कैसे, मान लो फाइनल हाइट h है, फाइनल हाइट इज h, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, ये निकालना है। तो देखो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो कंजर्व्ड ही रहेगा, तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। वॉल्यूम इनिशियल कैसे लिखोगे, तो एरिया इंटू हाइट, हाइट क्या था x1 प्लस x2, दोनों का हाइट। इसको यहाँ बोला गया कि यहाँ नेग्लिजिबल वॉल्यूम है तो उसको नहीं लेके चलेंगे, अच्छा, इंटू, हाँ अब इसकी भी एरिया सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, तो s इंटू h प्लस h, दोनों में हाइट सेम हो गया ना बाद में, तो ये कैंसिल हो गए, तो 2h हो गया ये। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ h, h इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, ये आ गया h। तो ठीक है भाई, u फाइनल निकाल लेता हूं मैं। अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट h। तो h की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से, x1 प्लस x2/2, ठीक है। तो चलो अभी ऐसे रख देता हूँ, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ये क्या बना मास, तो mg इंटू सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास क्या है h/2, ठीक। इधर भी ऐसे ही होगा, तो क्या मैं इसको इंटू 2 कर देता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है, तो इंटू 2 कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या आ गया h का स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ dsg इंटू h का स्क्वायर। h को क्या लिखोगे, x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर है ना, बाई 2, तो बाई 2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, करेक्ट, इंटू जी, ये हो गया यू फाइनल। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आ जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये, ठीक है। तो आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, dsg इंटू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, यही आ जाएगा। अब आराम से सॉल्व कर लेना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन 3 है।
तो सिंपल इसमें काम क्या करना था, इसका सेंटर और मास लेना था, इसका सेंटर और मास लेना था, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम बराबर करके हाइट निकाल लेना था बस, और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी वही एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वांटिटी x इज गिवन बाय, तो x इज गिवन बाय आई एफ वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू एल के पावर में 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें गिवन है, जो भी गिवन है वो मैं यूज कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ फोर्स, वेलोसिटी, वर्क एंड लेंथ। लेंथ वर्क है, ये डब्ल्यू इज वर्क। तो आपको बताना है कि कौन सी क्वांटिटी बनेगी। डायमेंशन रख दो, डायमेंशन रख के जो 4 ऑप्शन है उनमें से चेक कर लो कि वो कौन सा बन रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है, एम आर स्क्वायर मतलब एम एल स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो खैर यहाँ फोर्स को काट सकते थे ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो ऐसे, तो ये कट गए। ठीक है, अच्छा, और एल लेंथ है तो एल के पावर में 4। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। तो ये आता है एम एल स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल होगा, 2 हो गया। यहाँ भी एक एल स्क्वायर आया है ना, एक एल स्क्वायर यहाँ भी आया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये हो गया एम, ओके, टी माइनस 2, और इसको चलो लिख लेता हूँ, एल स्क्वायर बाई एल क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हो एम टी माइनस 2 बाई एल। अब इसको अगर मिलाना है तो चारों ऑप्शन में सभी के जो डायमेंशन है उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी क्या हुआ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और वॉल्यूम क्या हुआ, एल क्यूब। तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आया, एम टी माइनस 1 एल, ये पूरे कैंसिल हो गए। तो एम टी माइनस 2 बाई एल, एम टी माइनस 2 बाई एल, तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, एनर्जी डेंसिटी। तो इसका मतलब दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फॉर अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस ओ और ओ डैश गिवन है। ठीक है ना, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी 80 और 60 गिवन है, राइट। तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ऐसे। तो ये कितना है, ये 60 है, और ये कितना है, ये 80 है। ठीक है, तो इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, एक ओ के अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट, और फिर इस कॉर्नर में ओ डैश के अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट आपको पता है रेक्टेंगुलर शीट का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई ओ इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 वोल्ट। तो ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है। अब जब कॉर्नर निकालोगे तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो गई 30, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 40, तो फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है ना, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से। तो 50 आपको पता है, तो इसको पैरेलल एक्सिस शिफ्ट करना होगा, राइट। तो मैं ओ डैश आई ओ ए डैश लिख देता हूँ, आई ओ ए डैश। तो m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस m पैरेलल एक्सिस शिफ्ट कर रहे हो तो m इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज रख देते हैं, आ जाओ। तो m बाई 12 रेशो निकालना है, वो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, और इसमें क्या लिखोगे m बाई 12, ओके, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आई ओ बाई ओ डैश इज 1/4। ऑप्शन नंबर
1/4 इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 देखिए, ये सर्किट है, इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सर्किट गिवन बिलो। ऑपरेशन बताना है कि कैसा परफॉर्म होगा, कौन से गेट की तरह परफॉर्म होगा। तो ये आपको बेसिक अगर आपको पता है तो आप आंसर सीधा ही बिना सॉल्व किए निकाल सकते हो कि ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। कैसे, ये नॉर है तो नॉर में दोनों इनपुट आएगा तो ये नॉट गेट हो जाएगा, तो इसको ए बार लिखोगे और इसको बी बार लिखोगे। ठीक है, जब इन दोनों में इनपुट जाता है, मैं दो दो करके कर रहा हूँ, इन दोनों में इनपुट जाता है तो यहाँ क्या बनेगा, ए बार और विथ बी बार का होल कॉम्पोनेंट, बिकॉज एक और नॉर हो गया। तो ये क्या बना, ए एंड बी। कैसे लगाया मैंने, ये डी मॉर्गन में ये इस पे लगा और इसका साइन चेंज हो गया, एंड बन गया। डी मॉर्गन्स लॉ होता है ये। ठीक है, तो ये एक्सपेंड होकर ऐसा बना। सिमिलरली सी बार है ये, और ये सी बार इसके अंदर गया, तो इन दोनों के साथ अगर करोगे तो ये भी आकर यहाँ एंड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि काम कैसा कर रहा है, एंड गेट की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एंड द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये गिवन है। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये 1/λ है। तो 1/λ और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो ग्राफ बना है, इससे अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो बताना है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ये बताना है आपको। तो सिंपल इस इक्वेशन को आपको पता होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो ई वी इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू क्या लिखेंगे, एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है। अब इसको v का फंक्शन बनाना है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई लेमडा माइनस फाइव। फाइव क्या है, वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये स्लोप है, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये वाला टर्म स्लोप है। ठीक है, क्योंकि 1/λ का ग्राफ में बनाना है, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, देखो ध्यान से, तो एच सी बाई ई विच इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक, तो ये स्लोप चेंज नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन शिफ्ट टू द राइट, टू द लेफ्ट स्लोप। देखो स्लोप चेंज नहीं होगा क्योंकि ये, और वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, ये भी एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये इसकी इंटरसेप्ट है ऐसे, है ना, तो इंटरसेप्ट क्या होगा, वर्क फंक्शन, क्योंकि जहां पे जीरो होता है x, जहां जीरो होता है वही होता है इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा 5/e होगा, सॉरी 5/e होगा, क्योंकि मैंने e से डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, ग्राफ डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, डज नॉट चेंज, क्योंकि ये फंक्शन अगर आपने देखा ध्यान से तो स्लोप भी कांस्टेंट है और इंटरसेप्ट भी कांस्टेंट है, तो कहीं शिफ्टिंग नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 देखिए, ये यूटी ग्राफ है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि 0 से 5 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सिंपल इसका एरिया निकाल देना है, ये 5 है और इसका करस्पॉन्डिंग कितना दे रखा है यहाँ पे 8, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया विल गिव डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करो, 20 मीटर। तो आंसर क्या है, 20। ठीक है ना, इंटीजर था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, 40, 60, 90, 110, और ये सर्किट बना हुआ है 40 वोल्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी क्या होगा, और बी डी कहाँ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बी है, ये डी है, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो केवीएल लगा देंगे, तो देखो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो एक करंट इसमें जा रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ I1, और इधर से भी करंट ऐसे डिवाइड होके जा रहा है, ये लिख लेता हूँ I2। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल एट बी क्या होगा, VB माइनस I1 इंटू 60। ठीक है, इधर आओ करंट के डायरेक्शन में, तो प्लस 100 इंटू I2 इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। तो यही हो गया, इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, माइनस I1 की वैल्यू क्या निकालोगे, इधर देखो टोटल कितना हो गई, 100 ओम, 100 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 40 ही है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, I1 को क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू V बाय R, 40/100 इंटू 60।
प्लस 110 इंटू I2। I2 भी वही हाल है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 है और यहाँ 40 है, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 40। करंट की वैल्यू क्या है, I इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना है 40, R कितना हो गया, इन दोनों का सम जोड़ दो 200 इक्वल्स टू VD। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देखो, तो ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा, ये 0 भी कैंसिल हो गया, तो 1 और 2 आ गए, ठीक है। अच्छा तो 2 हो गया और इसमें ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए, तो 24 हो गया, तो ये 22 है और ये 24 है, तो इनका डिफरेंस कितना आया बच्चों, इनका डिफरेंस आ गया 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसका इंटीजर अगर निकालेंगे तो 2 आएगा आंसर 22 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस when a small additional pressure delta P is applied at constant temperature is same at when the temperature is reduced by a small quantity delta T, ठीक। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम चेंज और कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम चेंज बराबर है, तो बताना है कि डेल्टा टी अगर C डेल्टा P है तो बताओ वैल्यू ऑफ C क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना, एट T इक्वल्स टू कांस्टेंट पे। इसमें वॉल्यूम चेंज कैसे निकालोगे बताओ, वॉल्यूम चेंज तो इसको निकालेंगे P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल्स टू 0, ऐसे निकालेंगे। तो आपको डेल्टा V चाहिए तो इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस V डेल्टा P, ठीक है, ये चला गया उधर माइनस और इसको डिवाइड कर दीजिए P से, तो ये आ गया डेल्टा V। तो डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा P बाई P अब इंटू V, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में क्या गिवन है, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, स्मॉल डेल्टा P इज अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज सेम एज चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर में आप क्या लिखेंगे, P डेल्टा V, ये वाला चीज तो 0 हो जाएगा, बट इन दैट केस NR डेल्टा T रह जाएगा। कैसे किया मैंने, PV इक्वल्स टू NRT, ये किया है ना। अब ये कांस्टेंट नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट केवल डेल्टा P रहा, तो यहाँ पे डेल्टा T आ जाएगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या आया देखो, NR बाई P इंटू डेल्टा T, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मैग्नीट्यूड, हाँ ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो इनको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इक्वल कर दो तो क्या आ जाएगा, V डेल्टा P बाई P इक्वल्स टू NR P डेल्टा T। अब इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैं मॉड ले लेता हूँ, इसमें माइनस वाला टर्म हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें से P और P कैंसिल हो गए, ओके। तो आपको किसका रेशियो चाहिए, आपको चाहिए डेल्टा T और डेल्टा P का रेशियो चाहिए, है ना। तो डेल्टा T यहाँ पर है, इनको नीचे भेज दीजिए, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में V बाई NR इंटू डेल्टा P, ये आ जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है C, देखो क्वेश्चन में C गिवन है, C, तो C इक्वल्स टू क्या हुआ, V बाई NR। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT, व्हाट इज द वैल्यू V बाई NR, तो V बाई NR इज इक्वल्स टू T बाई P। इसका मतलब T बाई P आपके क्वेश्चन का आंसर है। T क्या गिवन है 300 केल्विन और P कितना गिवन है 2, तो आंसर इज 150। ये हो गया आपका इंटीजर, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस illuminates a single slit of width 0.6 × -4 मीटर। आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा आएंगे, है ना, डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो फॉर मिनिमा आपको पढ़ रखा है डिफ्रैक्शन में, फॉर मिनिमा क्या होता है, फॉर मिनिमा ये जो पाथ लेंथ होता है इनका, पाथ डिफरेंस मतलब sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है क्या, वैसे इसमें निकालना है कि द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर निकालना। तो n लिखोगे तो क्या आ जाएगा, d बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा, सही है, d बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा, ओके।
तो हाँ, तो मैक्स इसमें आपको जब वैल्यूज़ निकालना है ना मिनिमम के लिए, तो इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी 1, ठीक है। कैसे देखो, इसमें लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, 1 ले लिया आपने, मैक्सिमम पॉसिबल, तो इसका मतलब डी बाई लैम्डा इज योर आंसर। तो डी की वैल्यू क्या गिवन है 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और लैम्डा क्या गिवन है 6000 इंटू 10⁻⁻10। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 100, तो आपको लगता है 100 आंसर हो गया, लेकिन इसमें टोटल लिखा हुआ है बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो 100 जो है वो ऊपर भी होगा और नीचे भी तो 100 होगा, बोथ द साइड्स, तो आंसर विल बी 200, क्योंकि बोथ साइड्स लेना है आपको, ठीक है। तो आंसर इज 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर, अ लेंस कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन फॉर 2 डिफरेंट पोजिशंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला जो होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड सॉरी, वो लगाना है आपको। तो फोकल लेंथ, द पावर ऑफ द लेंस इज क्लोज टू, पावर तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल पावर हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से आपको याद है कि ये जो फॉर्मूला 2 पोजीशन ऑफ लेंस का आता है वही लगाना है यहाँ पे। तो d² माइनस d² बाई 4d ये लगाना है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा दिए। तो क्या आंसर है, d का वैल्यू गिवन है 100 माइनस 40 बाई 4 इंटू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 21, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 21, लेकिन आपको निकालना क्या था पावर, तो व्हाट इज पावर इक्वल्स टू 1/f, मतलब 1/21। ध्यान रखना कि ये जो आंसर है वो है किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में लाना पड़ेगा तब जाके वो डायोप्टर में आएगा, सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से ऊपर लाना पड़ेगा, तो डिवाइड करोगे तो 100 हो जाएगा ये, सही है। तो 100/21, तो ये डायोप्टर हो गया, ओके, इतना डायोप्टर। बट क्वेश्चन में गिवन है कि इसको n/100 लिखना है, n/100, तो जब इसको n/100 के बराबर लिखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n/100 इज 100/21, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो इसका आंसर n/100 के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख लो 1 2 3 4 बाई 21, तो दिस इज नियरली इक्वल्स टू 476, ठीक है, 476 इसके क्लोज आएगा, लेकिन एनटीए का आंसर 5 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया, इसी को फाइंड करके बता दिया, इसको फाइंड करोगे तो नियरली 5 आएगा, सही है। तो इसी में बता दिया कि क्या होगा, बट n/100 लिख रखा है उन्होंने, तो उस हिसाब से अगर किया जाए तो 476 के क्लोज आना चाहिए, क्योंकि जब आप डेसिमल में बनाओगे तो वैसा बनेगा। तो या तो 500 होगा या 476 होगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी देख पा रहे हो n/100 इसकी वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ओके। तो ये था आपका सोल्यूशन 4 सितंबर शिफ्ट 2 का, ठीक। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और इस वीडियो सोल्यूशन से आप आंसर मैच कीजिए, कुछ आंसर मैच नहीं हुए हैं एनटीए से, और ये हमारा सोल्यूशन है, और आपको सजेशन है कि शायद आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, थैंक यू।